अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वेव्स, और उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल दिया और फिर वहाँ से हमने एक इक्वेशन ड्राइव की और हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट करके देखी। लेकिन उसके अंदर एक एरर आ गया जो कि 16% का एरर था। अब उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए लेप्लास ने एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स ऑफर की और उसने हमें बताया कि ये जो एजम्पशन थी न्यूटन की उसमें कोई छोटा सा प्रॉब्लम था। तो उस एजम्पशन को इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या था और फिर लेप्लास की करेक्शन क्या थी। तो इन चीज़ों को हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, अगर आप उसको लिखना चाहें इन फार्मूले की फॉर्म में, इलेबोरेट करना चाहें, तो किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो बराबर था E डिवाइडेड बाय रो के। और इसमें जो E लिखा हुआ है ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था और जो रो लिखा हुआ है ये हमारे पास उस मीडियम की डेंसिटी है जिसके अंदर हमारा साउंड ट्रैवल कर रहा है। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि न्यूटन ने इस इक्वेशन को चेंज किया। जो न्यूटन का फॉर्मूला था हमारे पास उसको मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ, न्यूटन्स फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से बना था कि हमने प्रूव किया कि हमारे पास ये जो E है फॉर गैसेस ये इक्वल होता है प्रेशर के। और अगर ये प्रेशर के इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो वेलोसिटी वाला या स्पीड वाला फॉर्मूला है हम उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E की जगह पे स्टूडेंट्स हम लोग लिख देंगे P और डेंसिटी इसी तरह से लिखी रहेगी। और फिर स्टूडेंट्स हमने इस फॉर्मूले में प्रेशर की वैल्यू सब्सटीट्यूट की और साथ में डेंसिटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट की। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो VI स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो हमारे पास आई 280 मीटर पर सेकेंड। ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्पीड इस फॉर्मूले से हमारे पास निकली। लेकिन हम लोगों ने फिजिकली भी स्पीड ऑफ साउंड मेजर की तो वो जो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास आई उसकी वैल्यू थी 332 मीटर पर सेकेंड। ये जो है हमारे पास ये एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड थी, एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड थी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और जो ऊपर हमने देखी वो न्यूटन के फॉर्मूले से। और फिर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, यहाँ पे हम इन दोनों का मुआवजना करें तो इस कंपैरिजन में हमें ये चीज़ पता चली कि न्यूटन के फॉर्मूले में एक एरर था और वो एरर था तकरीबन 16% का, कि हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन के फॉर्मूले से हम लोगों ने कैलकुलेट की वो एक्चुअल स्पीड से 16% कम थी। अब इसके पीछे क्या चीज़ थी? तो स्टूडेंट्स वो चीज़ हम दोबारा से रिमाइंड करते हैं कि न्यूटन ने एक एजम्पशन ली थी। न्यूटन की इजम्पशन क्या थी स्टूडेंट्स? न्यूटन ने कहा था कि जब साउंड हमारे पास एयर में ट्रैवल करता है तो उस ट्रैवलिंग के दौरान में, क्योंकि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो कंप्रेशंस भी होंगी और रेयरफेक्शन भी होंगी, मॉलिक्यूल्स आगे भी जाएंगे पीछे भी जाएंगे, टू एंड फ्रो मोशन होगी। तो कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज करता है और रेयरफेक्शन के दौरान टेम्परेचर डिक्रीज करता है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है। तो न्यूटन ने कहा कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वो रेयरफेक्शन के दौरान एक्सपेंशन के दौरान डिक्रीज भी कर जाता है। तो ओवरऑल हमारा जो साउंड जब एयर में ट्रैवल करता है तो उसके में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो अगर एयर में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कह सकते हैं। तो न्यूटन की स्टूडेंट्स जो बेसिक एजम्पशन थी
वो यही थी कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जब हम मेजर करते हैं एयर के अंदर, तो ये चीज़ हमें एज्यूम करनी पड़ती है कि स्पीड जब साउंड एयर में ट्रैवल करेगा तो ये ट्रैवलिंग का जो प्रोसेस है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी इसके अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। यानी जब कंप्रेशन होगी तो उस कंप्रेशन के दौरान जब हम लोगों ने एयर को कंप्रेस किया तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ना था, लेकिन वो साइडों में सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाता है और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह जाता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन स्टूडेंट्स जब हमने इसको यूज करते हुए ये कैलकुलेशन की तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक एरर आ रहा है, और वो एरर यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, 16% का एरर आया। अब इस एरर को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एक अच्छी खासी अमाउंट में मौजूद है। तो फिर इसकी करेक्शन के लिए हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है लेप्लास, और लेप्लास ने इस फॉर्मूले को करेक्ट किया, जिसे हम लोग लेप्लासिस करेक्शन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो करेक्शन थी न्यूटन के फॉर्मूले में वो किस तरह से की गई और क्या हुआ, जिसको हम पढ़ेंगे लेप्लासिस करेक्शन के अंदर। ये हमारा एक और लॉन्ग क्वेश्चन है इसी चैप्टर का कि लेप्लास की करेक्शन क्या थी। अब स्टूडेंट्स जो पहली चीज है जहां से हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे वो है न्यूटन की एजम्पशन। न्यूटन ने कहा कि जब साउंड ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जा रहा है तो कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर बढ़ गया, और जो टेम्परेचर बढ़ा था उसे सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाना चाहिए, और जब वो डिसिपेट होगा तो ओवरऑल चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन लेप्लास ने कहा कि जब साउंड ट्रैवल करता है एयर के अंदर तो वो ट्रैवल बहुत ज्यादा स्पीड से करता है, बहुत तेजी से कर रहा है, यानी जो मॉलिक्यूल्स की ऑसिलेशन है जो साउंड को आगे लेके जा रहे हैं, अगले मॉलिक्यूल्स तक ट्रांसफर कर रहे हैं, वो मोशन बहुत ज्यादा तेज है। यानी इसका मतलब है कि कंप्रेशंस बहुत तेजी से हो रही होंगी, रेयरफेक्शंस भी बहुत तेजी से हो रही होंगी। तो स्टूडेंट्स अगर कंप्रेशन बहुत ज़्यादा तेजी से हो रही हैं तो कंप्रेशन के दौरान जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था उसको वापस आने में जो टाइम रिक्वायर्ड है वो मिल नहीं पाता। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि अगर आपके पास एक पंप हो, जैसे आपने बाइसिकल का एक पंप देखा हो, तो बाइसिकल के पंप को या जो आपके घरों में बैलून जो होते हैं उनको इन्फ्लेट करने के लिए, बैलून्स को फुलाने के लिए, गुब्बारे फुलाने के लिए एक पंप होता है, उस पंप से हम लोग गुब्बारों में हवा भरते हैं। अगर हम उस पंप को देखते हैं तो हम उस पंप को जब कंप्रेस करते हैं, जब उसे दबाते हैं तो उसके अंदर एयर का वॉल्यूम कम होता है, और एयर के वॉल्यूम के कम होने से एयर का टेम्परेचर बढ़ता है। ये हम लोग पहले से सीख चुके हैं। अब जब हम उसे कंप्रेस करेंगे एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिर हम उसे एक्सपैंड करेंगे तो एयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो अगर हम बिल्कुल स्लो आहिस्ता आहिस्ता पंप को कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता अगर हम उसे एक्सपैंड करते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर आप 1 मिनट के अंदर 2 या 3 पंप इस तरह से मूवमेंट्स उसकी दें तो अगर आप देखें तो पंप के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे देखें कि बहुत तेज़ी से आप उस पंप को यूज़ करते हुए अपने गुब्बारों में हवा भरते जा रहे हैं, यानी 1 सेकंड में 2-3 पंप्स आप दे ही जा रहे हैं, इतनी तेज़ी से अगर आप उसको मूव करवाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आपके पंप ने गर्म होना शुरू कर देगा, यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ये इस वजह से हो रहा है कि कंप्रेशन के दौरान जो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था उसने रेयरफेक्शन के दौरान डिक्रीज होना था, लेकिन हमने कंप्रेशन के बाद उसे रेयरफेक्शन में डिक्रीज करने का टाइम ही नहीं दिया। जैसे हमने पहले कहा कि अगर तो हम उसको 1 मिनट में 2-3 दफ़ा पंप कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं बदल रहा, क्योंकि जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था उसको डिक्रीज होने का टाइम मिलता जा रहा है। लेकिन अगर हम बहुत तेज़ी से करें तो हमें वो टाइम नहीं मिलेगा जिस टाइम में टेम्परेचर ने वापस डिक्रीज होना है। तो फिर इस केस में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी अगर पंप को आप तेज़ी से कंप्रेस करते जाते हैं, पंप्स देते जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, हमारा पंप गर्म होना शुरू हो जाता है। तो वही सीन यहाँ पे होता है।
लेप्लास ने कहा कि न्यूटन की असम्पशन इस लिहाज से गलत है कि जो कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको सराउंडिंग में डिसिपेट करके टेम्परेचर को डिक्रीज करने का टाइम नहीं मिलता। तो अगर वो टाइम नहीं मिलेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो पाएगा, और अगर ये टेम्परेचर डिक्रीज ना हुआ तो ये जो प्रोसेस जिसे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कह रहे थे, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं रहता, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। तो स्टूडेंट्स, ये था जो पहला लेप्लास ने फॉल्ट या ड्रॉबैक निकाला इस फॉर्मूले की डेरिवेशन के दौरान। और फिर लेप्लास ने इसके ऑल्टरनेटिवली क्या चीज़ बताई, उसे हम लोग लेप्लास की एजम्पशन के अंडर देखते हैं। लेप्लासिस एजम्पशन। अब अगर लेप्लास की एजम्पशन की हम लोग बात करें तो लेप्लास की एजम्पशन ये थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता तो फिर क्या कांस्टेंट रहता है? लेप्लास ने कहा कि अगर हम ओवरऑल जिस जगह पे एयर में हमारा साउंड मूव कर रहा है, अगर उस पूरे सिस्टम को देखें तो सिस्टम में टेम्परेचर तो बढ़ गया लेकिन वहाँ पे हीट कांस्टेंट रही। ना तो सिस्टम में बाहर से कोई हीट एंटर हुई और ना ही सिस्टम ने अपनी हीट को बाहर निकाला। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं रहता लेकिन इसमें हीट कांस्टेंट रहती है। और स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर नहीं बल्कि हीट कांस्टेंट रहे, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो लेप्लास ने हमें बताया कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम फिर साउंड का एयर में ट्रैवल करने का जो प्रोसेस है उसे एडियाबैटिक प्रोसेस कंसीडर करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये लेप्लास की एजम्पशन है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हीट है वो कांस्टेंट रहेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हीट कांस्टेंट रहती है तो फिर हम लोग यही सारा काम दोबारा करके देखते हैं और देखते हैं कि अगर इस चीज़ को हम लोग सामने रखें तो क्या हमारे फॉर्मूले ने जो हमें वैल्यू देनी है वो ठीक वैल्यू देता है या नहीं देता। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा था कि जब न्यूटन ने इस चीज़ को आगे सॉल्व किया तो न्यूटन ने कहा कि इसको हम यूज़ करके बॉयल्स लॉ कैलकुलेट कर सकते हैं। वही काम हम यहाँ पे भी करते हैं, हम दोबारा से बॉयल्स लॉ को यहाँ पे यूज़ करते हैं। Students, according to Boyle's law, बॉयल्स लॉ, अगर हम बॉयल्स लॉ को सामने रखें और बॉयल्स लॉ को अप्लाई करें किसके लिए, एक ऐसे प्रोसेस के लिए जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस हो, तो बॉयल्स लॉ की शेप चेंज हो जाती है, वो एक नई फॉर्म ले लेता है। जो पहले हमने देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हमारे पास बॉयल्स लॉ था वो था पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं होता, बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बॉयल्स लॉ की शेप कुछ इस तरह से होती है, पी वी रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास बॉयल्स लॉ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। जब भी हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो बॉयल्स लॉ है वो शेप चेंज कर लेता है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की बजाय पी वी रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन उठता है ये गैमा क्या है? तो गैमा एक कॉन्स्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं, ये रेशो होती है सी पी ओवर सी वी की। और सी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू
मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स इन दोनों की जो रेशियो है हम उसे गैमा का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेप्लास की एजम्पशन आ गई। अब इस एजम्पशन को सामने रखते हुए हम इसको फर्दर आगे की तरफ लेके जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को हम फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हमारे पास जब साउंड एयर में मूव करने लगता है तो इनिशियली हमारे पास जो प्रेशर है हम उसे P1 का नाम दे देते हैं और जो उसका प्रेशर साउंड की पहली कंप्रेशन की वजह से होता है हम उसे P2 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि शुरू में जो प्रेशर है वो बिल्कुल नॉर्मल एम्बिएंट प्रेशर है क्योंकि साउंड उसके अंदर मूव नहीं कर रहा, तो उस वक्त हम उस प्रेशर को P कह देते हैं। और जब कंप्रेशन बनेगी साउंड उसमें मूव करना शुरू करेगा तो उस वक्त उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जो इंक्रीज प्रेशर हुआ है उसका हम डेल्टा पी कहते हैं। तो ओवरऑल जो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा वो पी प्लस डेल्टा पी के बराबर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स इसी दौरान अगर हम चेंज होने वाले वॉल्यूम्स को भी देखें तो अगर इनिशियली उसका वॉल्यूम V1 था जिसे हम V कह देते हैं तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज हुआ होगा जिसे हम लोग V माइनस डेल्टा V के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वही चीज़ है जो हम लोगों ने अपने पिछले क्वेश्चन में भी की थी, न्यूटन में भी, कि जब आपकी पहली कंप्रेशन आती है, आपकी एयर कंप्रेस होती है तो कंप्रेस होने की वजह से प्रेशर बढ़ता है। जितना प्रेशर में चेंज आया वो डेल्टा पी था और फिर ओवरऑल प्रेशर की बात करेंगे तो पी में वो डेल्टा पी हम लोग ऐड कर देंगे और जो वॉल्यूम था वो चेंज हो जाएगा क्योंकि जब भी कंप्रेशन होती है तो आपकी गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होना है। जो डिक्रीज इन वॉल्यूम था वो डेल्टा वी था और ओवरऑल वॉल्यूम में जो चेंज आया वो हमने वी में से डेल्टा वी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास बॉयल्स लॉ लिखा हुआ है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, अगर उसको हम लोग यहाँ पे लिखें तो हमने देखा पी वी रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है P1 V1 रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गैमा। स्टूडेंट्स जैसे अगर आपके पास पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था तो आप उसे इस तरह से लिख सकते थे कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसी तरह से हम लोगों ने ये बॉयल्स लॉ की एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर्म जो थी वो यहाँ पे लिख ली। अब स्टूडेंट्स अगर इसके अंदर हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट करें तो हमें पता है कि P1 को हमने P का नाम दिया हुआ, P1 की जगह मैं लिख देता हूँ P और V1 की जगह मैं लिख देता हूँ V और ये इसकी पावर गैमा। इसी तरह से हम लोगों ने लिख दी। अगर राइट हैंड साइड की हम लोग बात करें तो P2 ये बराबर है P प्लस डेल्टा P के, तो हम इसकी जगह लिख देते हैं P प्लस डेल्टा P। और स्टूडेंट्स जो V2 है ये बराबर है V माइनस डेल्टा V के, तो इसकी जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V माइनस डेल्टा V और स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी पावर गैमा इसी तरह से साथ में लिखी रहेगी। अब स्टूडेंट्स अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको देखते हैं सामने तो हमें P प्लस डेल्टा P को V माइनस डेल्टा V और इसकी पावर जो गैमा है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और स्टूडेंट्स जब तक ये पावर एक्सपैंड नहीं होगी हम उस वक्त तक तो इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन के लिए पावर का हटाना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे अगर स्क्वायर होता या क्यूब होता तो हम लोगों ने फॉर्मूले याद किए हुए, हम उन फॉर्मूलों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ये इस तरह का नहीं है। अगर ऐसी फॉर्म नहीं है तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें मैथमेटिक्स के एक फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा जिसे हम लोग बायनोमियल थ्योरम कहते हैं और उसको यूज़ करते हैं हम किसी भी पावर को एक्सपैंड करने के लिए। मैं वो फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूँ। ये हमारी बुक में कुछ जगहों पे इस्तेमाल होने वाला है इसलिए आपने इसे अच्छे से याद कर लेना है। अगर हमारे पास कोई भी टर्म हो और वो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हो कि ऐसी ऐसी शेप में लिखा हो कि 1 प्लस एक्स और इसकी पावर n लिखियो, यानी कोई एक फैक्टर है 1 प्लस एक्स और उसकी पावर है n और अगर स्टूडेंट्स हमें इसे सॉल्व करना हो तो इसको हम कुछ इस तरह से एक्सपैंड करते हैं। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n ये इक्वल होता है 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस
n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वेयर, और स्टूडेंट्स उसके बाद n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और x क्यूब, और स्टूडेंट्स प्लस सो ऑन, ये फॉर्मूला इस तरह से आगे की तरफ चलता चला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी ऐसी टर्म को एक्सपेंड करना हो जिसकी पावर ऐसी हो कि हमें बेसिक फार्मूला नहीं पता। जैसे कि इस केस में हमारे पास यहाँ पे गैमा लिखा हुआ है, तो अगर गैमा के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर आपके सामने लिखा, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए एक्सपेंड करेंगे। तो इसमें कुछ टर्म्स लिखे हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। जो फैक्टोरियल है, जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने 2 के साथ और 3 के साथ लिखा है, स्टूडेंट्स ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, और इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है किसी जगह पे, तो 2 के फैक्टोरियल का मतलब ये है कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में उस नंबर से नीचे वाले तमाम नेचुरल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि अगर इस तरह से कहीं पे 2 फैक्टोरियल लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि आप 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ। अगर लिखा होगा 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर 4 फैक्टोरियल लिखा हो, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जैसे ये हमारे पास 24 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जैसे कि मैंने बताया, और इसमें हमने क्या करना होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने सारे नेचुरल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और इस फॉर्मूले में भी ऐसे ही नज़र आ रहा है। अब फर्स्ट टर्म में देखें तो x नहीं है, सेकंड में x है, फिर x का स्क्वायर है, फिर x का क्यूब है, फिर x की पावर 4 आएगी, फिर x की पावर 5 आएगी, और इस तरह फर्दर आगे चलता चला जाएगा। और नीचे आप देख रहे हैं पहली टर्म के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल होता है, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 3 4, इस तरह से सो ऑन, ये चलते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स एक इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में कबाहत भी है, वो क्या है कि हमारे पास जब भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा 1 होनी चाहिए, और सेकंड टर्म जैसे x लिखा है उसकी जगह कुछ भी हो सकता है। अगर हम जिसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं यहाँ पे, उसमें देखें तो पहली टर्म 1 नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो v लिखी हुई है। तो स्टूडेंट्स पहले हमें इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा और इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा कि पहली टर्म 1 बन जाए। अब वो किस तरह से बनाई जा सकती है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास लिखा है p v रेज टू पावर गैमा, और राइट साइड पे लिखा हुआ है p प्लस डेल्टा p। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप v को कॉमन ले लें, क्योंकि v को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो वो कॉमन कैसे लिया जा सकता है स्टूडेंट्स, इस तरह से देखिए ब्रैकेट के अंदर ही मैं v को कॉमन लेता हूँ, और हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1 माइनस डेल्टा v डिवाइडेड बाय v, और ये देखिएगा ये जो पावर गैमा थी ये अभी भी पूरे के ऊपर बिल्कुल उसी तरह से मौजूद है। आप इस v को अंदर मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ऊपर वाली फॉर्म दोबारा से बन जाती है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स एक स्टेप और करते हैं, p v रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू p प्लस डेल्टा p। और स्टूडेंट्स ये देखें ये जो गैमा पावर है ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर है, इसका मतलब है इस गैमा को इस v के ऊपर हम अलग से लिख सकते हैं, 1 माइनस डेल्टा v ओवर v के ऊपर अलग से लिख सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा, v रेज टू पावर गैमा ये अलग से आ जाएगा, और 1 माइनस डेल्टा v डिवाइडेड बाय v, और इसकी पावर गैमा ये अलग से आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग देखें तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है कि हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वहीं पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ और लिख के दिखाता हूँ कि हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 1 माइनस डेल्टा v डिवाइडेड बाय v, और इसकी पावर लिखी हुई है गैमा। तो स्टूडेंट्स जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में हम बिल्कुल इसी तरह से एक्सपेंशन कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे हमें x लिखा हुआ नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड पे, उस x की जगह पे हम माइनस डेल्टा v ओवर
v लिख सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे हमारे पास n लिखा हुआ है उस n की जगह पे हम लोग गैमा लिख सकते हैं क्योंकि वही हमारे पास मौजूद है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 1, ये तो बिल्कुल इसी तरह से लिखा रहा, प्लस एन एक्स है। अब n की जगह पे हमारे पास गैमा लिखा हुआ है तो मैं इस n की जगह पे गैमा लिख दूंगा, और x की जगह पे है माइनस डेल्टा v ओवर v, तो इस x की जगह पे हम लोग माइनस डेल्टा v ओवर v लिख देते हैं। तो ये 1 प्लस एन एक्स मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख दिया। अब इसके आगे देखें तो n इंटू एन माइनस 1 लिखा हुआ है और n हमारे पास है गैमा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करें तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, n की जगह हम लोग लिखेंगे गैमा और फिर आएगा गैमा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और फिर x की जगह हमारे पास आएगा माइनस डेल्टा v ओवर v, और स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर आ जाएगा। और ये इसी तरह से आगे सो ऑन चलता चला जाएगा। हम क्यूब वाली, फोर्थ, फिफ्थ सारी पावर्स के लिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अभी हम इसको अगर देखें तो एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि ये जो पहली दो टर्म्स हमें नज़र आ रही हैं 1 प्लस ये वाली, अब स्टूडेंट्स इसमें तो देखिए हमारे पास एक डेल्टा वी लिखा हुआ है, लेकिन जो आगे वाली टर्म हमें नज़र आ रही है इसमें डेल्टा वी का स्क्वायर है, और उससे आगे वाली टर्म जो है उसमें डेल्टा वी का क्यूब होगा, उससे आगे वाली टर्म में डेल्टा वी की पावर 3, 4, 5 इस तरह से आगे आगे चलती चली जाएंगी। तो हमें पता है कि डेल्टा वी तो एक बहुत छोटी वैल्यू है, तो अगर ये बहुत छोटी वैल्यू है तो इसका स्क्वायर तो और छोटा है और इसका क्यूब तो और छोटा है, और इसकी पावर 4, 5 सारी पावर्स जो हैं बहुत छोटी हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी सारी जो हायर पावर्स हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं उनकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा छोटी होने वाली है। तो फिर वो हमारी कैलकुलेशन में कितना रोल प्ले करेंगी, अगर हम ये देखें तो उन्होंने तो कोई रोल प्ले नहीं करना, नेग्लिजिबल रोल है। तो फिर हम हायर पावर्स को निगलेक्ट कर देंगे। तो अगर हम हायर पावर्स को निगलेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या बनता है, निगलेक्टिंग हायर पावर्स। तो हमारे पास स्टूडेंट्स 1 माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, और इसकी पावर जो गैमा है स्टूडेंट्स ये इक्वल आ जाता है, ये 1 इसी तरह से लिखेंगे, माइनस ये वाला बाहर लिख दिया, गैमा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बन जाता है अगर हम हायर पावर्स को निगलेक्ट कर दें। बाकी सारी पावर्स जो थी वो बड़ी थी, हमने उन सारी पावर्स को यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स फिर अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा, पी वी रेज टू पावर गैमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो v रेज टू पावर गैमा इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, और ये जो है हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसकी वैल्यू जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है वो है 1 माइनस गैमा डेल्टा v डिवाइडेड बाय v। ये कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। और स्टूडेंट्स फिर अगर इसको हम यहाँ पे देखते हैं तो हम देखेंगे v रेज टू पावर गैमा लेफ्ट हैंड साइड पे भी मौजूद है और राइट हैंड साइड पे भी मौजूद है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो ये आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मौजूद है p और राइट साइड पे हमारे पास आ जाता है p प्लस डेल्टा p, और साथ में हमारे पास आ जाता है 1 माइनस गैमा डेल्टा v डिवाइडेड बाय v। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें और हम इसे अंदर की तरफ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, p इज इक्वल टू, इस p को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो p पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये p इसी तरह से लिखा रहेगा। फिर स्टूडेंट्स ये p मल्टीप्लाई होगा अगले फैक्टर के साथ, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं माइनस p गैमा डेल्टा v डिवाइडेड बाय v। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा। फिर डेल्टा p को हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये इसी तरह से आ जाएगा डेल्टा p, और फिर स्टूडेंट्स हम इसे आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस डेल्टा p गैमा डेल्टा v डिवाइडेड बाय v।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिन्होंने हमारी कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करना। वो स्टूडेंट्स ये वाली एक टर्म है। अगर इस टर्म को आप लोग देखते हैं तो इसमें हमें नज़र आएगा कि दो फैक्टर्स हैं जो डेल्टा के साथ लिखे हुए हैं, एक डेल्टा पी और एक डेल्टा वी। तो ये बहुत स्मॉल फैक्टर्स हैं। अगर ये बहुत छोटे फैक्टर्स हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि इनके मल्टीप्लिकेशन का आंसर तो बहुत छोटा होने वाला है। तो अगर ये आंसर बहुत छोटा हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है ये फैक्टर जो है हमारी कैलकुलेशंस में रोल प्ले नहीं करेगा, हम इस फैक्टर को निगलेक्ट कर देते हैं, इसे हम लोग निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स बाकी हमारे पास जो बचेगा हम उसको यहाँ पे रीअरेंज करके लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास p लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे भी p लिखा हुआ है। मैं उस p को उठा के इस तरफ ले आता हूँ, तो प्लस का p जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का p हो जाएगा। जो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास लिखा हुआ है ये माइनस वाला फैक्टर है, अगर इसे भी उठा के हम इस तरफ लें तो ये भी प्लस में आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा प्लस p गैमा डेल्टा v डिवाइडेड बाय v, और राइट साइड पे स्टूडेंट्स हम लोग डेल्टा p को इसी तरह से लिखा रहने देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा होगा कि p प्लस और माइनस का जो यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग पार्ट जो हमारे पास बचेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है p इंटू गैमा डेल्टा v डिवाइडेड बाय v और साथ में लिखा है हमारे पास डेल्टा p। ये रिलेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स इससे हम फर्दर आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखी नज़र आ रही है इसमें p और गैमा लिखा हुआ है साथ में डेल्टा v ओवर v। मैं आपसे कहता हूँ p और गैमा को लेफ्ट साइड पे लिखा रहने दें और डेल्टा v ओवर v इसे उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन कुछ ऐसे बनेगा, गैमा p और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे डेल्टा p पहले से लिखा हुआ है। और स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें डेल्टा v ओवर v और हमें पता है कि डेल्टा v ओवर v अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, और ये पूरे का पूरा फैक्टर अगर दूसरी तरफ ले जाएं और डिनोमिनेटर में रख दें तो हमारे पास आएगा डेल्टा v डिवाइडेड बाय v। तो स्टूडेंट्स इस तरह का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा कि गैमा p इज इक्वल टू डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा v ओवर v। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन उठता है कि ये जो राइट साइड पे रिलेशन लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है। तो स्टूडेंट्स हमें पिछला लेक्चर याद होना चाहिए जहाँ पे हमने सीखा था कि डेल्टा p ये जो है चेंज इन प्रेशर है और नीचे अगर हम देखें तो ये है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स हमने सीखा था यही तो बेसिकली बल्क मॉडुलस होता है, यानी ये जो हमारे पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये बेसिकली वैल्यू है हमारे पास ई की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो स्टूडेंट्स हमें फिर पता चला कि इस केस में जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ रहा है वो गैमा p के बराबर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी बिल्कुल स्टार्ट में, आप याद करें जब न्यूटन का फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर रहे थे तो हमारे पास E जो है वो p के बराबर आया था, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं जो E है वो गैमा p के बराबर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स उस केस में हमारे पास जब E p के बराबर आया था तो ये फॉर्मूला बन गया था। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बदलेगा और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब हम वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास एक नई फॉर्म आएगी, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, उसके लिए फॉर्मूला बदल जाएगा। e की जगह स्टूडेंट्स हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे गैमा p और ये डिवाइडेड बाय रो। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला आ गया जब हम लोगों ने यूज़ किया लेप्लास की एजम्पशन को, और उस एजम्पशन ने हमें बताया कि हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है वो गैमा p डिवाइडेड बाय रो के बराबर है, ना कि p डिवाइडेड बाय रो के बराबर है। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे देखें तो हम किस तरह से इसकी वैल्यू को दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो गैमा है हमारे पास, इस गैमा की वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। हमारी बुक में एक टेबल दिया गया है जिस टेबल के अंदर इसकी डिफरेंट गैसेस के लिए वैल्यूज़
दी गई हैं, आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो एयर के केस में जो गैमा है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.41। और स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि ये तो रेशियो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स इसका यूनिट कोई नहीं होगा क्योंकि दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान ये एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्टूडेंट्स बाकी अगर हम प्रेशर की बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने देखा था 1.01 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी ऑफ एयर की बात करें तो स्टूडेंट्स 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये वैल्यूज़ अगर हम लोग अपने फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जब लेप्लास के फॉर्मूले के अंदर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी 1.41 मल्टीप्लाइड बाय 1.01 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 1.29, जब हम इन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके इनका स्क्वायर लेते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 333 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखते हैं तो ये फिज़िकली मेजर्ड जो स्पीड ऑफ साउंड थी उसके बहुत ज़्यादा इक्वल है। जो हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रही है, वो ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि जो एजम्पशन लेप्लास ने ली थी कि जब हमारा साउंड ट्रैवल करता है इसमें एयर के अंदर, तो उस ट्रैवलिंग के दौरान जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि हीट कांस्टेंट रहती है, यानी ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये एजम्पशन ठीक थी। और जो न्यूटन की एजम्पशन थी कि जब साउंड ट्रैवल करता है तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो ये एजम्पशन एक फॉल्स एजम्पशन थी जिसकी वजह से हमारे पास 16% का एरर आया था। और वो हमारे पास लेप्लास ने आइसोथर्मल प्रोसेस की बजाय एडियाबैटिक प्रोसेस की फॉर्म में इसको सॉल्व करके उसे जो था वो रेक्टिफाई किया और हमें मैथमेटिकल मॉडल की वो फॉर्म दी जो फॉर्म हम लोग अप्लाई कर सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट करने के लिए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास लेप्लास की करेक्शन, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से न्यूटन की एजम्पशन में जो प्रॉब्लम थी उसको रेक्टिफाई किया लेप्लास ने, और हमने एक्चुअल मॉडल डेवलप किया जिससे हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बड़ी एक्यूरेटली और बहुत अच्छे अंदाज में कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।